दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द ब्लैक पैंथर ऑफ शिवानीपल्ली। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है स्नेक्स एंड अदर जंगल क्रीचर्स। केनेथ एंडरसन कहते हैं, भारत के जंगलों के जानवरों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ऐसे लोगों के लिए ये विषय बेहद दिलचस्प रहा है जिन्हें किसी भी तरह के जानवर और किसी भी जंगल से एक रहस्यमय आकर्षण महसूस होता है। डनबार ब्रैंडर, चैंपियन, ग्लासफोर्ड, बेस्ट, कॉर्बेट और भी कई ईमानदार लेखकों ने इस रास्ते को आगे बढ़ाया और इन जानवरों की आदतों को वैसे ही दर्ज किया जैसा उन्होंने खुद अनुभव किया। इनमें से कुछ लेखकों ने आज से लगभग 50 साल पहले लिखा था। उस दौर में ये याद रखना चाहिए कि भारतीय प्रायद्वीप के जंगल सचमुच शिकार से भरे हुए थे, खासकर मांसाहारी जानवरों से। उनकी रचनाएं उस समय भी सराही जाती थी, लेकिन अब जाकर उनके महान कार्यों की असली भीतरी कीमत सामने आ रही है। ये कहना सुरक्षित होगा कि जैसे जैसे साल बीतेंगे और भारत का वन्य जीवन अतीत की बात बनता जाएगा, वैसे वैसे इन महान लोगों के लिखे हुए रिकॉर्ड और भी ज्यादा कीमती होते जाएंगे, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा ज्ञान संजो कर रखते हैं जिसे कोई भी दौलत कभी नहीं खरीद सकती। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के शिकारी और यहाँ तक कि अफ्रीका के महान श्वेत शिकारी भी, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ट्रॉफी के लिए शिकार करने वालों के रूप में की या बाद के समय में पेशेवर शिकारी बने, उन्होंने अपने जीवन के दौरान धीरे धीरे उन जंगलों के जानवरों के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम महसूस किया जिनका वे कभी शिकार करते थे और जिन्हें वो मारते थे। उनमें से अधिकांश ने अंततः जानवरों को मारने की आदत छोड़ दी और उसके बजाय कहीं अधिक श्रेष्ठ लेकिन कठिन कला, जंगली जानवरों की फोटोग्राफी और प्रकृति के अध्ययन को अपनाया। शुरुआती वर्षों में शिकार के लिए जंगल में जाना बहुत जोखिम भरा काम माना जाता था। जानवरों से होने वाले खतरों के अलावा जिन्हें बहुत गंभीर समझा जाता था वो थे जहरीले सांप, बिच्छू और मकड़ियाँ। दूसरे और जीवों का भी डर रहता था। साथ में ही मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर जैसी जंगल की बीमारियों से स्वास्थ्य का खतरा भी होता था। उदाहरण के तौर पर मेरे पिता के समय में नीलगिरी पहाड़ों की तलहटी के जंगलों में जाना या मैसूर राज्य के शिमोगा और कदूर जिले के घने जंगलों की यात्रा करना या पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में जाना, ये सब बेहद जोखिम भरे काम माने जाते थे। सुबह के शुरुआती समय में इन इलाकों पर छाई धुंध को ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और खासकर मलेरिया का सीधा कारण माना जाता था। कहा जाता था कि जंगल के जानवर बहुत ही साहसी और डरावने होते हैं, लेकिन पुराने लेखकों ने इसके विपरीत ये दिखाया कि जंगली जीव अपने स्वभाव में आक्रामक नहीं होते और लगभग बिना किसी अपवाद के वो इंसानों से डरते हैं। विज्ञान ने बाद में हमें यह भी सिखाया कि भारत में कोई जहरीली मकड़ियाँ, छिपकलियाँ या मेढक होते नहीं हैं। केवल कुछ ही प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कि भारत के सबसे गर्म और सूखे शहरों में भी। सर रोनाल्ड रॉस ने साबित किया कि मलेरिया जंगल की नम हवा या धुंध से नहीं होता, बल्कि मच्छर की एक विशेष प्रजाति से फैलता है। ये परजीवी केवल जंगलों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि शहरों के नालों और गंदे पानी में भी खूब पनपता है। कई बार बड़े शहरों में मलेरिया फैल जाता है। इसका जंगल से कोई सीधा संबंध नहीं है। टाइगर के मामले में भी यही बात लागू होती है। लोगों की कल्पना में टाइगर को खून का प्यासा, आदमखोर जानवर मान लिया गया है, जबकि हकीकत इससे बहुत अलग है। आमतौर पर टाइगर इंसान से बचता है और बिना वजह हमला नहीं करता। अगर कोई टाइगर आदमखोर बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है, जैसे चोट लगना, बुढ़ापा, दांत या पंजों का खराब हो जाना या फिर भोजन की कमी। जंगल के जानवर इंसानों को देखकर खुद ही डर जाते हैं। वो तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या जब उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलता। पुराने लेखकों और अनुभवों से यह साफ हो चुका है कि जंगल उतना खतरनाक नहीं है जितना उसे बनाया गया है। खतरा अक्सर हमारी अज्ञानता
और गलत फहमियों से पैदा होता है। असल में जंगल में चलना अगर समझदारी और सावधानी के साथ किया जाए तो उतना जोखिम भरा नहीं होता है। डर, अफवाहें और अधूरी जानकारी ही जंगल और उसके जीवों को रहस्यमय और भयानक बना देती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे यह साफ होता गया कि प्रकृति अपने आप में संतुलित है और इंसान अगर उसे समझ ले तो जंगल उसका दुश्मन नहीं रहता। लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि इंसान का जंगल से रिश्ता हमेशा टकराव का नहीं रहा है। जब से इंसान ने जंगल में रहना शुरू किया तब से उसने धीरे धीरे वहां के खतरों को समझना और उनसे बचना सीख लिया। अनुभव से उसने जाना कि हर जानवर दुश्मन नहीं होता और हर आवाज खतरे का संकेत नहीं होती। उदाहरण के लिए ले तो एक सामान्य जंगली हाथी बिना वजह से आक्रामक नहीं होता। वो तभी हमला करता है जब उसे डराया जाए, घायल किया जाए या उसके रास्ते में बाधा डाली जाए। इसी तरह से अधिकतर जानवर इंसान से बचकर रहना पसंद करते हैं। वो टकराव नहीं चाहते क्योंकि इंसान उनके लिए सबसे अनिश्चित और खतरनाक जीव है। यह भी एक सच्चाई है कि जंगल में होने वाली कई घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। डर और कल्पनाओं ने जंगल को जितना भयानक बना दिया है, वास्तविकता उतनी होती नहीं है। पुराने समय में जानकारी की कमी के कारण लोग हर बीमारी, हर मौत और हर खतरे का कारण जंगल को ही मान लेते थे। आज विज्ञान और अनुभव ने हमें यह सिखाया है कि जंगल अपने आप में संतुलित है। अगर इंसान संयम, समझ और सम्मान के साथ जंगल में प्रवेश करे तो जंगल उसका शत्रु नहीं बनता। असली खतरा जंगल के जानवर नहीं होते बल्कि हमारी जल्दबाजी, लालच और अज्ञानता होती है। इसलिए जंगल को डर की जगह समझने की जरूरत है, क्योंकि जब इंसान जंगल को समझता है तभी इंसान और वन्य जीवन के बीच सही संतुलन बन पाता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई हाथी पानी के गहरे गड्ढे या दलदल में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। मजबूरी में वो भूख और थकान से मर जाता है। जंगल में ऐसे दृश्य पहले भी देखे गए हैं। इसी तरह कई बार हाथी नदियों और तालाबों में तैरते तैरते थक जाते हैं और डूब जाते हैं। जंगल में हाथी के लिए सबसे बड़ा खतरा उसका स्वभाव नहीं, उसकी भारी काया और आसपास की परिस्थितियां होती है। अगर हाथी फिसल जाए, गहरे गड्ढे में गिर जाए या दलदल में फंस जाए तो उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जंगल में ऐसे हादसे आम हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को उनकी खबर बहुत कम मिलती है। इसी तरह जब किसी हाथी को चोट लगती है या वो बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। ऐसे हाथी कभी कभी इंसानों या गांवों के पास आ जाते हैं, जिससे टकराव की स्थिति बनती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हाथी स्वभाव से हिंसक है। ये उसकी मजबूरी और पीड़ा का परिणाम होता है। तेंदुओं और बाघों के साथ भी यही बात लागू होती है। जब तक वे स्वस्थ और सक्षम होते हैं वे इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो घायल हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं या शिकार पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, तब वो आसान शिकार की ओर झुकते हैं। ऐसे में इंसान उनके लिए एक आसान विकल्प बन जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि किसी जानवर का खतरनाक हो जाना अचानक नहीं होता। इसके पीछे हमेशा कोई ठोस कारण होता है। चोट, बीमारी, बुढ़ापा या मानवीय हस्तक्षेप। जंगल के जानवर मूल रूप से इंसान से डरते हैं और टकराव से बचना चाहते हैं। और अगर इंसान जंगल में बिना छेड़छाड़, बिना लालच और बिना जल्दबाजी के जाए तो जंगल उतना डरावना नहीं है जितना अक्सर बताया जाता है। असली समस्या तब शुरू होती है कि जब इंसान जंगल के नियमों को समझे बिना उसमें दखल देना शुरू कर देता है। किसी टाइगर का अचानक आदमखोर बन जाना बहुत ही कम होता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब वो घायल होता है या बहुत बूढ़ा हो चुका हो या उसके दांत पंजे इतने खराब हो जाए कि वो अपने सामान्य शिकार को पकड़ न सके। ऐसे में पानी या भोजन की कमी भी उसे मजबूर कर देती है। एक दो बार इंसान का स्वाद लग जाने के बाद परिस्थितियां उसे उसी दिशा में ढकेल देती हैं। इन तथ्यों से साफ पता चलता है कि जंगल के जानवर स्वभाव से क्रूर या हिंसक नहीं होते। इसके उलट वो इंसानों से बचना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब इंसान बार बार जंगल में दखल देता है, पेड़ काटता है, शिकार कम कर देता है, रास्ते में बस्तियां बना लेता है, तो जानवरों के सामने सीमित विकल्प हो जाते हैं। सफ़ेद हाथियों यानी अल्बिनो हाथी के बारे में भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो कोई अलग या अधिक खतरनाक प्रजाति नहीं होते। उनका रंग
केवल एक जैविक कारण से अलग होता है। स्वभाव में वो दूसरे हाथियों जैसे ही होते हैं। इसी तरह से सांपों को लेकर भी बहुत सी गलत धारणाएं फैली हैं। भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं उनमें से बहुत कम वास्तव में घातक होते हैं। ज्यादातर सांप इंसान को देखकर भाग जाते हैं और केवल तब काटते हैं जब उन्हें छेड़ा जाए या उनका पैर पड़ जाए। असल समस्या जंगल नहीं है बल्कि हमारी अज्ञानता और डर है। जब जंगल और उसके जीवों को बिना समझे, बिना ज्ञान के देखा जाता है, तब कहानियां और अफवाहें जन्म लेती हैं। पुराने लेखकों और आधुनिक विज्ञान दोनों ने बात साबित कर दी है कि जंगल उतना भयानक नहीं है जितना अक्सर बताया जाता है। अगर इंसान थोड़ा धैर्य, समझ और सम्मान के साथ जंगल को देखे तो जंगल उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। डर की जगह समझ आ जाए तो इंसान और जंगली जानवरों के बीच में संतुलन संभव है। दूरी और खराब रोशनी के कारण हाथी अक्सर चीजों को साफ नहीं देख पाता, इसलिए कई बार वो भ्रमित हो जाता है। अगर उसे सामने कोई इंसान या हलचल दिखाई दे तो फिर वो खतरा समझकर हमला कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब शोलागा जनजाति के लोग शहद इकट्ठा करने जाते हैं तो वो हाथियों के रास्तों और उनकी आदतों को अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि कब और कैसे आगे बढ़ना है ताकि हाथी से आमना सामना ना हो। इससे साफ है कि जो लोग जंगल को समझते हैं उनके लिए जंगल खतरनाक नहीं होता। बाघों के साथ भी यही बात लागू होती है। जंगल में घूमने वाला आदमी अगर सावधान रहे, हवा की दिशा समझे, आवाजों पर ध्यान दे और बिना जल्दबाजी के चले तो बाघ से सामना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अधिकतर मामलों में टाइगर पहले ही इंसान की मौजूदगी महसूस कर लेता है और चुपचाप हट जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई आदमी जंगल में निडर होकर लेकिन समझदारी से चलता है तो जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। डर और घबराहट जानवरों को और ज्यादा सतर्क और आक्रामक बना देती है। इसलिए जंगल में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है संयम और समझ। जंगल के नियम अलग अलग है। वहां इंसान मेहमान होता है। अगर वो शांति से, बिना शोर शराबे के और प्रकृति का सम्मान करते हुए जाए तो जंगल भी उसे स्वीकार करता है। लेकिन अगर इंसान अपनी ताकत, हथियार या घमंड दिखाने लगे तो वही जंगल उसके लिए खतरनाक बन सकता है। इसीलिए जंगल को जीतने की जगह उसे समझना जरूरी है। जानवर दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हमारी अज्ञानता, जल्दबाजी और डर। जब ये बात समझ में आ जाती है तब जंगल और इंसान के बीच संतुलन बन पाता है। जंगल में रहने और वहां काम करने वाले लोग जानते हैं कि डर से ज्यादा जरूरी समझ है। उदाहरण के लिए सलेम जिले में एक वन कर्मचारी की कहानी मिलती है जिसे डोडा हल्ला घाटी के घने जंगलों में एक भालू ने घायल कर दिया था। वो व्यक्ति बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा, लेकिन होश आने पर उसने बताया कि हमला अचानक हुआ था। भालू ने उसे तब छोड़ा जब उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ जंगल के जानवर बिना किसी वजह के हमला नहीं करते। अगर इंसान शांति से, बिना शोर किए उनके रास्ते में बाधा ना बने तो टकराव की संभावना बहुत कम हो जाती है। जंगल में सबसे बड़ा नियम यही है कि वहां पर इंसान मेहमान है। एंडरसन बताते हैं कि उन्होंने खुद जंगल में कई बार रातें बिताई, कभी ऊंचे मचान पर, कभी जमीन पर, और इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि जानवर इंसान से दूर ही रहना चाहते हैं। कई बार वो पास से गुजर जाते हैं लेकिन हमला नहीं करते। यह भी देखा गया है कि जब इंसान घबराता है, शोर करता है या भागने लगता है तो जानवर उसे कमजोर समझ लेते हैं और खतरा बढ़ जाता है। इसके उलट शांत और संयमित व्यवहार अक्सर जान बचा लेता है। एंडरसन ये भी कहते हैं कि जंगल को लेकर फैला डर अक्सर कहानियों और बढ़ा चढ़ाकर बताए गए किस्सों का नतीजा है। वास्तविक जंगल उतना खतरनाक होता नहीं है जितना शहरों में बैठकर कल्पना कर ली जाती है। जंगल में खतरे हैं लेकिन वो समझ और अनुभव से संभाले जा सकते हैं। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि जंगल के जीव इंसान के दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हमारी अज्ञानता और डर। जब इंसान जंगल को समझना सीख लेता है तब जंगल उसे भी स्वीकार कर लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि हाथी को कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं देती और वो गलत फहमी में प्रतिक्रिया कर देता है। दूर से कम रोशनी वो किसी इंसान या हरकत को खतरा समझ सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। एंडरसन बताते हैं कि वो कई बार हाथियों के बहुत पास से गुजरे हैं, लेकिन कभी घने जंगल में, कभी नदी के किनारे। अक्सर हाथी ने पहले इंसान की मौजूदगी भांपकर रास्ता बदल दिया। ज्यादातर मामलों में हाथी टकराव से बचता है,
परेशानी तब होती है जब इंसान शोर करता है, अचानक सामने आ जाता है या हाथी के निकलने का रास्ता रोक देता है। इसी तरह से टाइगर के बारे में भी कई गलत धारणाएं हैं। बाघ बहुत सतर्क जानवर होता है और आमतौर पर इंसान से दूर रहता है। वो तभी हमला करता है जब उसे घेरा जाए, अचानक आमना सामना हो जाए या फिर वो घायल हो या हो बीमार। एंडरसन के अनुसार भारत के जंगलों में बाघ के व्यवहार को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि वो बेवजह इंसान पर हमला नहीं करता। जंगल में रहने वाले जानवरों को हमारी मौजूदगी का एहसास अक्सर बहुत पहले हो जाता है। वो हवा की दिशा, गंध और हल्की सी आवाज से इंसान को पहचान लेते हैं और चुपचाप हट जाते हैं। इसीलिए जंगल में सबसे जरूरी बात है शांति, धैर्य और सावधानी। निष्कर्ष यही है कि जंगल के जानवर हमारे दुश्मन नहीं हैं। असली खतरा हमारी जल्दबाजी, शोर शराबा और अज्ञानता है। अगर इंसान जंगल के नियमों को समझकर प्रकृति का सम्मान करते हुए वहां जाए तो टकराव की संभावना बहुत कम हो जाती है। जंगल डर की जगह समझ की मांग करता है। कई इलाकों में टाइगर का व्यवहार कई वर्ग मील फैले क्षेत्र पर निर्भर करता है। शिकार की उपलब्धता, पानी के स्रोत और इंसानी दखल, इन सब का असर उनके स्वभाव पर पड़ता है। किसी बाघ का जंगल के एक हिस्से में शांत रहना और दूसरे हिस्से में चिड़चिड़ा या आक्रामक दिखना असामान्य बात नहीं है। कई बार घायल बाघ महीनों तक जीवित रहते हैं, लेकिन जब वो अपने सामान्य शिकार को पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं तब वो आसान शिकार की ओर झुकते हैं। ऐसे मामलों में इंसान उनके लिए आसान लक्ष्य बन जाता है, लेकिन यह स्थिति मजबूरी की होती है, स्वभाव की नहीं। एक घटना का जिक्र करते हुए एंडरसन बताते हैं कि एक टाइगर ने कई दिनों तक एक ही इलाके में लोगों को डरा के रखा था। बाद में पता चला कि उसके पंजे में गंभीर चोट थी, जिसके कारण वो हिरण या सांभर जैसे तेज शिकार को पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसे भोजन का आसान स्रोत मिला, वो उसी पर निर्भर हो गया। लेकिन जंगल में काम करने वाले लोग, लकड़हारे, चरवाहे, शिकारी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जानवरों की आदतों को अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कब रुकना है, कब पीछे हटना है और कब रास्ता बदलना है। इसलिए उनके और जानवरों के बीच में टकराव कम होता है। जंगल का सबसे बड़ा खतरा अक्सर सामने आ जाना होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हो जानवर। जब दोनों एक दूसरे को अचानक देखते हैं तो डर या भ्रम की वजह से प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर दूरी बनी रहे और संकेत पहले ही मिल जाए तो टकराव टल जाता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि जंगल के जीव ना तो खून के प्यासे हैं, ना ही इंसान के जन्मजात दुश्मन। असली समस्या तब पैदा होती है जब इंसान बिना समझे जंगल में दखल देता है, और जंगल को उसके नियमों के साथ अगर वो स्वीकार कर ले तो इंसान और वाइल्ड लाइफ साथ साथ रह सकते हैं। ये भी देखा गया है कि आदमखोर बनने से पहले कई बार टाइगर लंबे समय तक इंसानों के आसपास मंडराते रहते हैं। वो सीधे हमला नहीं करते, बल्कि पहले हालात को परखते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब टाइगर किसी कारणवश कमजोर हो चुका हो, जैसे चोट लगना, बीमारी, बुढ़ापा या शिकार की कमी। ऐसी स्थिति में वो इंसान को एक संभावित आसान शिकार के रूप में देखने लगता है। कई मामलों में यह पाया गया है कि बाघ इंसानों को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि उसकी मजबूरी ना हो, लेकिन जैसे ही उसे यह एहसास हो जाता है कि इंसान उसके लिए कम खतरा है और भोजन आसानी से मिल सकता है, तब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी एक छोटी सी गलती या लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है। कई बार बाघ को डराने या भगाने की कोशिश उल्टी पड़ती है। अगर इंसान घबरा कर भागे, शोर मचाए या अचानक हरकत करे तो टाइगर उसे कमजोर समझ सकता है, और इसके विपरीत शांत रहना और बाघ को निकलने का रास्ता देना अक्सर टकराव को टाल देता है। यह भी जरूरी है कि जंगल में काम करने वाले लोग, लकड़हारे, चरवाहे या वनकर्मी, बाघ के व्यवहार को समझें। जो लोग जंगल को समझते हैं वो जानते हैं कि कब रुकना है, कब पीछे हटना है और कब बिल्कुल शांत खड़े रहना है। बाघ के हमले अक्सर अचानक नहीं होते, उनके पीछे एक क्रम होता है। पहले बाघ का घायल या कमजोर होना, फिर इंसानों के पास आना और अंत में किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का घटित होना। इसलिए हर आदमखोर बाघ को केवल क्रूर या खून का प्यासा कहना सच्चाई से दूर है। निष्कर्ष यही निकलता है कि जंगल के जानवर स्वभाव से हत्यारे नहीं होते। हालात, मजबूरी और मानवीय दखल उन्हें उस दिशा में धकेल देती है। अगर इंसान जंगल के नियमों को समझे और उसका सम्मान करे तो ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।
जंगल में जानवरों का व्यवहार इंसान की हरकतों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति जंगल में तेज आवाज करता हुआ, लापरवाही से चलता हुआ या बिना सतर्कता के आगे बढ़े तो जानवर उसे खतरे के रूप में देख सकता है। इसके उलट जो इंसान चुपचाप हवा की दिशा को समझते हुए और आसपास के संकेतों को पढ़ते हुए चलता है तो वो अक्सर जानवरों की नजर से बचा रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें जानवर दिख ही नहीं रहा था, लेकिन सच ये होता है कि जानवर ने इंसान को बहुत पहले देख लिया था या सूंघ लिया था। वो छिपकर इंसान की गतिविधियों को देखता रहता है और सही मौका मिलने पर रास्ता बदल लेता है। इसलिए जंगल में अचानक हमला होना बहुत ही दुर्लभ होता है। सांपों के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। ज्यादातर सांप तभी काटते हैं जब उन पर पैर पड़ जाए या उन्हें छेड़ा जाए। वो इंसान को देखकर पहले ही भागने की कोशिश करते हैं। अंधेरे, झाड़ियों और पत्थरों के बीच चलने में लापरवाही ही सांप काटने की सबसे बड़ी वजह होती है। जंगल में रहने वाले आदिवासी और स्थानीय लोग इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। वो जमीन पर ध्यान रखते हुए चलते हैं, लकड़ी या पत्थर उठाने से पहले देख लेते हैं, बिना जरूरत जंगल में हाथ नहीं डालते। यही कारण है कि उनका सामना जानवरों से अपेक्षाकृत कम होता है। निष्कर्ष यही है कि जंगल का डर असल में अज्ञानता से पैदा होता है। जैसे जैसे इंसान जंगल और उनके जीवों को समझने लगता है, वैसे वैसे डर कम हो जाता है। सम्मान, समझ और संयम, यही जंगल में सुरक्षित रहने की सबसे बड़ी चाबी है, यानी कि कुंजी है। कोबरा सांपों के बच्चे अक्सर बहुत बड़ी संख्या में जन्म लेते हैं। अंडों से निकलने के बाद ही वो पूरी तरह से जहरीले होते हैं और खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में पैदा होने के बावजूद उनमें से बहुत ही कम वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं। भालू और सांपों की तरह ही कई दूसरे जानवरों में भी जहर या रक्षा के अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। जहर प्रकृति का एक हथियार है जिसे जानवर शिकार करने या आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि जीवित रहने का एक तरीका है। सांपों की अलग अलग प्रजातियों में जहर की ताकत भी अलग अलग होती है। कुछ सांपों का जहर बहुत तेज होता है, जबकि कुछ का असर धीमा लेकिन लंबे समय तक रहता है। फिर भी ये समझना जरूरी है कि सांप बिना वजह किसी को काटते नहीं। ज्यादातर मामलों में काटने की वजह इंसान की लापरवाही होती है। कई बार सांप केवल चेतावनी देने के लिए काटते हैं, जिसे ड्राई बाइट कहा जाता है, जिसमें जहर नहीं छोड़ा जाता। यह इस बात का संकेत होता है कि सांप लड़ना नहीं चाहता, बस खुद को बचाना चाहता है। जंगल में रहने वाले लोग जानते हैं कि जहरीले सांपों से बचने का सबसे अच्छा तरीका सतर्क रहना है। अंधेरे में चलते समय जमीन देखना, झाड़ियों में हाथ डालने से पहले जांचना और जूते पहनकर चलना, ये सभी साधारण सावधानियां आपकी जान बचा सकती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि जहर और हिंसा जानवरों की पसंद नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी है। प्रकृति ने उन्हें जो दिया है वही उनका सहारा है। अगर इंसान प्रकृति को समझे और उसका सम्मान करे तो सांप जैसे जीव भी हमारे लिए खतरा नहीं रहते। दिलचस्प बात यह है कि समुद्री सांपों की ज्यादातर प्रजातियां जहरीली होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही इंसानों के लिए घातक साबित होते हैं। इसका कारण है कि वो बेहद शांत स्वभाव के होते हैं और बिना किसी उकसावे के काटते नहीं हैं। कई बार वो इंसान के बहुत पास से गुजर जाते हैं, फिर भी हमला नहीं करते। कोबरा के जहर को लेकर भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। आम धारणा है कि कोबरा हमेशा जानलेवा जहर छोड़ता है, जबकि सच्चाई यह है कि कई बार कोबरा चेतावनी देने के लिए काटता है, जिसमें जहर छोड़ा नहीं जाता। इसे ड्राई बाइट कहा जाता है और ऐसा वो तब करता है जब वो इंसान को डराकर भगाना चाहता है, मारना नहीं चाहता। जहर की मात्रा और असर सांप की प्रजाति, उसके आकार, उम्र और उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करता है। कई बार सांप के जहर ग्रंथियों में जहर कम होता है या फिर वो पूरा जहर इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए हर सांप के काटने को मौत का फरमान मान लेना सही नहीं होता। मैसूर जू में 1 साल तक किए गए प्रयोगों और अवलोकनों से ये बात साफ हुई कि ज्यादातर सांप अनावश्यक रूप से जहर खर्च नहीं करते। जहर उनके लिए एक कीमती संसाधन है जिसे वो शिकार या आत्मरक्षा के लिए संभाल कर रखते हैं। इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा सांप नहीं है, बल्कि डर है और गलत इलाज है। घबराहट में किए गए गलत प्रयोग, जैसे कि जहर चूसना, कट लगाना या देसी टोटकों पर भरोसा करना, अक्सर स्थिति को
और बिगाड़ देते हैं। निष्कर्ष यही है कि सांप स्वभाव से हत्यारे नहीं होते। वो इंसान से बचना चाहते हैं और तभी काटते हैं जब उन्हें कोई और रास्ता ना दिखे। अगर इंसान थोड़ा संयम रखे, सावधानी बरते और सांपों के व्यवहार को समझे तो ज्यादातर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुझे अपने पूरे अनुभव में कभी भी ऐसा कोई हमला देखने को नहीं मिला जिसमें कोई सांप बिना वजह इंसान पर टूट पड़ा हो। अक्सर ऐसा पाया गया है कि सांप इंसान की मौजूदगी को बहुत पहले ही भांप लेता है और चुपचाप हट जाना पसंद करता है। एक बार मैं जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। नीचे जमीन पर एक बड़ा अजगर धीरे धीरे सरक रहा था। वो मेरे इतने पास से गुजरा कि मैं उसकी सांसों की आवाज तक सुन सकता था, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान अपने रास्ते और आसपास के माहौल पर था। उस पल मुझे साफ समझ में आ गया कि सांप लड़ाई नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने हिसाब से जीना चाहता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं घने जंगल में चलता हुआ किसी सांप के बहुत नजदीक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसे मेरी आहट या कंपन का एहसास हुआ, वो तुरंत झाड़ियों में गुम हो गया। ये उसके स्वभाव का हिस्सा है, छिपना, टकराव से बचना। ज्यादातर सांप तभी काटते हैं जब उन पर पैर पड़ जाए या फिर उन्हें अचानक छेड़ा जाए या जब उनके पास भागने का कोई रास्ता ही ना बचे। यानी सांप का काटना एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, आक्रामक हमला नहीं है। एंडरसन ने अपना एक और अनुभव शेयर किया है। उन्होंने एक बार बाग में बैठे हुए एक सांप को देखा जो पास ही पड़े मेढकों की आवाज को सुनकर वहां पर आया था। जैसे ही उसे इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो बिना किसी हड़बड़ी के दूसरी दिशा में चला गया। इन सभी अनुभवों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सांपों को लेकर जो डर फैला हुआ है वो ज्यादातर गलत फहमी पर आधारित है। सांप इंसान का पीछा नहीं करते, ना ही उसे शिकार समझते हैं। वो केवल तभी प्रतिक्रिया करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी जान खतरे में है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर इंसान थोड़ा संयम रखे, सावधानी बरते और सांपों के व्यवहार को समझे तो सांप इंसान के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना आमतौर पर माना जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी इंसान को सांप तब दिखाई देता है जब वो बहुत करीब आ चुका होता है, लेकिन सच ये है कि सांप ने इंसान को उससे कहीं पहले देख या महसूस कर लिया होता है। उसकी सूंघने और कंपन महसूस करने की क्षमता बहुत तेज होती है, इसलिए वो पहले ही रास्ता बदल लेता है या छिप जाता है। भारत का आम कोबरा कोई आदमखोर जीव नहीं है। आमतौर पर वो इंसान से बचता है और तभी काटता है जब उसे लगे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोबरा का जहर शिकार के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता। इसीलिए कई बार काटने के बावजूद जहर नहीं छोड़ा जाता है। भारत में सांपों की प्रजातियां बहुत हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही वास्तव में जानलेवा हैं। इसके बावजूद डर इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि हर सांप को मौत का संदेशवाहक मान लिया जाता है। ये डर ज़्यादातर अज्ञानता से पैदा हुआ है। एक बार जंगल में चलते हुए गलती से एक सांप के बहुत करीब कदम रख दिया मैंने। सांप फुफकारा, अपना शरीर फैलाया, लेकिन काटा नहीं। कुछ सेकंड बाद वो झाड़ियों में गायब हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सांप पहले चेतावनी देता है, हमला आखिरी विकल्प होता है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। वो चलते समय जमीन पर नजर रखते हैं, रात में बिना रोशनी के नहीं चलते और झाड़ियों में हाथ डालने से बचते हैं। इसी कारण उनके यहाँ सांप काटने की घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। सांपों से बचने का सबसे अच्छा तरीका डर नहीं है, समझ है। शोर मचाना, भागना या घबराना स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। शांत रहना और धीरे धीरे पीछे हटना अक्सर जान बचा लेता है। निष्कर्ष यही है कि सांप इंसान का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। अगर इंसान उसके व्यवहार को समझ ले और थोड़ी सावधानी बरते तो सांप और इंसान के बीच का टकराव बहुत हद तक टाला जा सकता है। यह भी एक सच्चाई है कि सांपों के जहर की ताकत एक सी नहीं होती। जहर की मात्रा, उसकी तीव्रता और उसका असर कई बातों पर निर्भर करता है। सांप की प्रजाति, उम्र, आकार, मौसम और उस समय की परिस्थिति पर। यही वजह है कि एक प्रजाति के सांप के काटने के बाद भी अलग अलग मामलों में असर अलग अलग दिखाई देता है। कोबरा, करैत और वाइपर तीनों ही जहरीले सांप हैं, लेकिन उनके जहर की प्रकृति अलग अलग होती है।
कोबरा और करेत का जहर मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, जबकि वाइपर का जहर खून और ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि इनके काटने के लक्षण और परिणाम भी अलग अलग होते हैं। कई बार सांप काटने के बाद भी इंसान जिंदा रह जाता है, क्योंकि या तो जहर कम मात्रा में गया होता है या सांप ने चेतावनी के तौर पर बिना जहर छोड़े काटा होता है। ऐसे मामलों में सही और समय पर इलाज जान बचा लेता है। यह भी देखा गया है कि गांवों और जंगलों में रहने वाले लोग सांपों के साथ ज़्यादा तालमेल में रहते हैं। वो जानते हैं कब सतर्क रहना है, कहाँ कदम रखना है और किस जगह से बचना है। इसी वजह से कई बार शहरों के लोगों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सांपों से बेहतर तरीके से निपट लेते हैं। सांपों का व्यवहार भी मौसम के साथ बदलता है। बरसात के दिनों में वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है और उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। वहीं ठंड के मौसम में वो सुस्त हो जाते हैं और कम ही दिखाई देते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सांप कोई रहस्यमय या शैतानी जीव नहीं है। वो भी प्रकृति का हिस्सा है और उसी के नियमों के अनुसार जीते हैं। अगर इंसान उन्हें समझने की कोशिश करे, उनके रहने की जगहों का सम्मान करे और थोड़ी सावधानी बरते, तो सांप और इंसान के बीच का डर काफ़ी हद तक खत्म हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सांप को बार बार छेड़ा जाए या फिर वो लगातार डर और तनाव में रहे तो वो काट सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह उसका आखिरी विकल्प होता है। सांप के लिए जहर बहुत कीमती होता है, वो इसे यूं ही बर्बाद नहीं करता। जहर उसके लिए शिकार पकड़ने और आत्मरक्षा का साधन है, ना कि बेवजह हमला करने का। सांप के जहर का असर केवल उसकी मात्रा पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि काटते समय जहर शरीर में गया भी है या नहीं। कई बार सांप काट तो लेता है लेकिन जहर नहीं छोड़ता। इसे ड्राई बाइट कहा जाता है। ऐसे मामलों में घबराने की बजाय सही इलाज और निगरानी ज़्यादा जरूरी होती है। यह भी देखा गया है कि कुछ सांप बार बार काटने के बाद भी बहुत कम जहर छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी जहर की ग्रंथियां पूरी तरह से भरी नहीं होती। वहीं कुछ मामलों में एक ही काटने से गंभीर असर हो सकता है, इसलिए हर घटना को एक सा मानना सही नहीं है। ग्रामीण इलाकों और जंगलों में रहने वाले लोग सांपों के व्यवहार को बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि सांप किन जगहों पर मिल सकता है, जैसे पत्थरों के नीचे, लकड़ी के ढेर में या घास फूस के पास। इसी समझ की वजह से वो ज़्यादा सावधान रहते हैं और अनावश्यक जोखिम नहीं लेते। सांपों से होने वाले ज़्यादातर हादसे लापरवाही की वजह से होते हैं। अंधेरे में बिना देखे चलना, झाड़ियों में हाथ डाल देना या सोते समय आसपास साफ सफाई न रखना। अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि सांप ना तो बदले की भावना रखते हैं, ना ही इंसान को अपना शिकार मानते हैं। वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अगर इंसान उनके व्यवहार को समझ ले और जंगल के नियमों का सम्मान करे, तो सांप और इंसान के बीच टकराव बहुत कम हो सकता है। वाइपर, जिसे विषधर सांप भी कहते हैं, उसके जहर का मुख्य प्रभाव शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव यानी हेमरेज पैदा करना होता है, जिससे पीड़ित को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। बेशक यह तय करना असंभव है कि इन सांपों में से किसी एक के काटने के बाद औसतन कितने समय में किसी इंसान की मौत हो जाएगी। इसके पीछे कई दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे पीड़ित की उम्र, सेहत, शारीरिक बनावट और सांप का आकार। उसने हाल ही में किसी और जीव को काटा है या नहीं, वास्तव में कितना जहर पीड़ित के रक्त प्रवाह में पहुंचा है। आमतौर पर मौत होने का औसत समय कुछ इस प्रकार बताया जाता है। हेमाड्राइड यानी कि किंग कोबरा लगभग 90 मिनट, करेत 2 से 3 घंटे, कोबरा 4 से 6 घंटे, रसल्स वाइपर 12 से 36 घंटे, सॉ स्केल्ड वाइपर 3 से 7 दिन भी लग जाते हैं। भारत में बिना जहर वाले सांपों की संख्या बहुत अधिक है। इनमें से सबसे रोचक शायद अजगर या रॉक स्नेक है, जिसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है, जबकि मलयाई प्रजाति 35 फीट तक बढ़ जाती है। अजगर अपने शिकार को शरीर में लपेटकर दबाकर मार देता है और फिर पूरे जानवर को निगल जाता है। शिकार का आकार चूहे, खरगोश से लेकर सुअर और छोटे हिरण तक हो सकता है। ये सब सांप के अपने आकार और क्षमता पर निर्भर करता है। जापानियों के खिलाफ बर्मा अभियान के दौरान एक घटना का जिक्र मिलता है, जिसमें रेटिकुलेटेड पाइथन यानी मलयाई अजगर, जो बर्मा में पाया जाता है, को गोली मारने की बात कही गई है। उसकी लंबाई 40 फीट से भी अधिक बताई गई है। कहा जाता है कि मरते समय उसने एक जापानी सैनिक का शव उगल दिया, जो उसने हेलमेट समेत निगल लिया था। मैं इस कहानी की सच्चाई की गारंटी नहीं देता, हालांकि ये न्यूज़पेपर में छपी थी।
ये धारणा कि अजगर शिकार को निगलने से पहले उस पर कोई चिकना पदार्थ स्लाइम लगा देता है पूरी तरह से गलत है। सभी सांपों की तरह उसके जबड़े आपस में जुड़े हुए नहीं होते, यानी हिंज नहीं होते, बल्कि अलग अलग यूनिट्स की तरह होते हैं। बाहरी त्वचा बहुत लचीली होने के कारण ये समझना आसान है कि सांप अपने सिर और शरीर की मोटाई से कई गुना बड़े जीवों को भी निगल सकता है। दूसरे जो बिना जहर वाले सांप होते हैं उनमें सांपों की कई किस्में शामिल हैं। कुछ बहुत पतले, चाबुक जैसे तेजी से चलने वाले पेड़ के सांप, मोटे, सुस्त, केचुए जैसे रेत के सांप और बड़ी संख्या में मीठे पानी के सांप। रेत के सांपों में एक की पूंछ कुंद होती है जो दूसरी सिर जैसी दिखती है, इतनी कि आज भी कई लोग मानते हैं कि इस सांप के दो सिर होते हैं, एक एक दोनों सिरों पर। मुझे हमेशा से सांपों में दिलचस्पी रही है और बिना किसी खास वजह के मैंने 8 साल की उम्र में उन्हें पालतू बना के रखने की आदत डाल ली। नतीजा ये हुआ कि लड़कियों के बीच मुझे काफ़ी डरावना समझा जाने लगा और स्कूल में मैं किसी हद तक आतंक का कारण बन गया। मुझे सिनेमा हॉल, संडे स्कूल और यहाँ तक कि चर्च में भी सांप छोड़ देने में अजीब सी खुशी मिलती थी। स्नेक चार्मर एंडरसन का नाम आज भी मेरी 48वीं उम्र में मुझसे चिपका हुआ है। सांप के जहर के कई औषधीय उपयोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कई बीमारियों और स्थितियों के लिए एक ऐसा इलाज है जो अभी तक पूरी तरह जाना नहीं गया है। सच ये है कि इस क्षेत्र में गहन शोध और उपयोग इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन जहरों को मनुष्यों पर प्रयोग करने में खतरा होता है। वाइपर का जहर बहुत कम मात्रा में और होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार जहाँ किसी जहर की छोटी खुराक उसी जहर की बड़ी खुराक के प्रभाव को काट देती है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव की स्थिति में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है, जो बड़ी या घातक खुराक देने पर होता है। दांत निकालने या छोटी सर्जरी के बाद होने वाले अधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए डेंटिस्ट और दूसरे लोग इस जहर का उपयोग करते हैं। इसी तरह से कोलुब्राइन सांपों, जो कि कोबरा से अलग होते हैं, इनका जो जहर होता है बड़ी मात्रा में देने पर तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। बहुत छोटी मात्रा में मिर्गी और अन्य समस्याओं में ये प्रभावी माने गए हैं। बॉम्बे का हैफकिन संस्थान 5 प्रमुख विषैले सांपों के काटने के उपचार के लिए एंटी वेनम इंजेक्शनों की एक श्रृंखला तैयार करता है। विषैले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एंटी वेनम अलग अलग भी तैयार किया जा सकता है, बशर्ते काटने वाले सांप की पहचान हो गई हो या फिर यदि यह निश्चित ना हो कि किस सांप ने काटा है तो सभी प्रजातियों के लिए एक संयुक्त एंटी वेनम भी बनाया जाता है। ये सीरम घोड़ों को धीरे धीरे बढ़ती हुई मात्रा में सांप का जहर इंजेक्ट करके तैयार किया जाता है। शुरुआत बहुत ही सूक्ष्म खुराक से होती है जब तक कि वे प्रतिरक्षित ना हो जाएं, यानी कि इम्यून ना हो जाएं और बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक खुराक से 3-4 गुना तक सहन करने में सक्षम ना हो जाएं। इसके बाद ऐसे इम्यून घोड़े की जांघ की नस से ब्लड लिया जाता है और उसी ब्लड से फाइनली एंटी वेनम सीरम तैयार किया जाता है। जब मुझे पता चला कि ये सीरम कैसे बनाया जाता है तो मेरी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैंने खुद का भंडार तैयार करने का निश्चय किया। मैंने 2 बूढ़े टट्टू, पोनी और एक गधा ऐसे स्रोतों से जुटाए जिनका नाम बताने में मैं आज भी हिचकता हूँ। एक छोटी सी 3 सीसी की हाइपोडर्मिक सिरिंज से, जो मैंने इसी उद्देश्य के लिए खरीदी थी, कोबरा के जहर की शुरुआती खुराकें देकर उन्हें इम्यून बनाना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उन दिनों मुझे शुरुआती खुराक के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों के भीतर मुझे उन दोनों टट्टुओं और गधे के शवों के निपटान की व्यवस्था करनी पड़ी। मुझे ये भी याद है कि मेरे पिता इससे बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे। आखिरी युद्ध से ठीक पहले मैं क्रिस्टलाइज सांप का जहर अमेरिका की रुचि रखने वाली संस्थाओं को निर्यात करने का अच्छा खासा कारोबार कर रहा था। खासकर कोबरा का जहर। एक सामान्य कोबरा हर 4-5 दिन में लगभग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जहर देता है, जो स्फटिक बनने पर लगभग 1 ग्राम वजनी होता है, और इसके बदले मुझे करीब $1.5 मिलते थे। मेरे पास 20 कोबरा थे, यानी हर 5 दिन में लगभग $30 का जहर, या महीने में करीब $180 की कमाई हो जाती थी। यह कोई बुरा कारोबार नहीं था, खासकर तब जब सांपों पर मेरा खर्च लगभग कुछ भी नहीं होता था। हर 10 दिन में बस एक मेढक या छिपकली खिलानी पड़ती थी। ये मेढक और छिपकलियाँ मेरे लिए एक 15 साल के भारतीय लड़के द्वारा पकड़ी जाती थी, जो मेरे यहाँ नौकर के रूप में काम करता था। उसे छोकरा कहा जाता था। इस काम के लिए उसकी तनख्वाह ₹7 महीने थी। अगर अंग्रेजी मुद्रा में कहें तो लगभग
10 शिलिंग के बराबर। किसी सांप से जहर निकालने के लिए उसे गर्दन से पकड़कर उसके मुंह को एक कांच के प्याले से सटाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत पतली डायफ्राम रबर या मूत्राशय की झिल्ली लगी होती है। सांप रबर पर काटता है और ऐसा करते समय अपनी विष ग्रंथियों से जहर बाहर निकाल देता है, जो कि प्याले में टपक जाता है। इतनी पतली रबर लगाने का उद्देश्य ये होता है कि सतह पर जहर का नुकसान ना हो। ध्यान रखना पड़ता है कि सांप अपने दांत कांच से टकराकर तोड़ ना ले, और इसके लिए प्याले के किनारे पर कुछ परतें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग टेप की लगा दी जाती है। कोबरा को संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि वो अपने फन फैलाते हुए जमीन से अपने शरीर का लगभग 1/3 हिस्सा ऊपर उठा लेते हैं। तब फन के पीछे मजबूती से एक डंडा दबाकर सांप को जमीन से चिपका दिया जाता है और गर्दन के पीछे से पकड़ लिया जाता है। इसके मुकाबले रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और किरेत कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक तो इसलिए कि वे अपने सिर को अपने ही कुंडलीदार शरीर के नीचे छिपा लेते हैं, और दूसरे इसलिए कि उनकी गति बहुत तेज होती है, जो कोबरा से भी कहीं अधिक है। इसके अलावा रसल्स वाइपर के दांत बहुत लंबे होते हैं और घूम भी सकते हैं, जिससे उसे संभालना बेहद जोखिम भरा हो जाता है और बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। सामान्य तौर पर कोबरा को पालतू बनाना भी आसान माना जाता है। घूमने फिरने वाले सपेरों की टोकरी में रखे कोबरा अक्सर उनके विष दांत और विष थैलियां निकाल देने के कारण हानि रहित बना दिए जाते हैं। दांत लगभग 1 महीने में फिर उगाते हैं, लेकिन एक बार विष थैली निकाल दी जाए तो सांप जीवन भर के लिए हानि रहित हो जाता है, क्योंकि वो तब जहर स्रावित नहीं कर सकता। रसल्स फाइबर की विष थैलियां नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि वो मस्तिष्क के बहुत पास होती हैं और मुंह की एक बड़ी धमनी के करीब होती हैं। विष थैली निकालने की शल्य क्रिया से ये सांप न केवल बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से मर सकता है, बल्कि उससे उसे गंभीर चोट भी पहुंच सकती है। विष थैली निकालने के दौरान सांप के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है और थोड़े ही समय में सांप मर जाता है। इसलिए सपेरे सांप के ऊपरी और निचले होठों को दोनों किनारों से सुई धागे से सिल देते हैं और उस बेचारे रेप्टाइल को हफ्ते में एक बार मुंह के बीच से गले तक डाली गई हड्डी की नली फनल के जरिए खाना खिलाते हैं। आमतौर पर अंडा फेंट कर दिया जाता है। यही कृत्रिम और जबरदस्ती खिलाने की विधि उन कोबराओं पर भी अपनाई जाती है जो कैद में रहते हुए अक्सर अपना प्राकृतिक भोजन निगलने से इनकार कर देते हैं। कम से कम खाने की उनकी आदत ही सांपों को पालना इतना आसान बनाती है। आमतौर पर चूहा, मेढक या छिपकली या कोई छोटा पक्षी सांप के आकार के अनुसार 1 हफ्ते से 10 दिन तक के लिए काफ़ी होता है। इस मामले में अजीब सा लगेगा, लेकिन छोटी प्रजातियां बड़ी प्रजातियों से ज़्यादा लालची होती हैं। अजगर यानी कि पाइथन और भी कम बार खाते हैं। 15 दिन से लेकर पूरे 1 महीने के अंतराल पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका पिछला शिकार कितना बड़ा था। सांपों पर यह काफ़ी लंबा विवरण लिखने का मेरा उद्देश्य उनकी दिलचस्प विशेषताओं को दिखाना था। एक गुण लगभग सभी सांपों में समान है, चाहे वो विषैले हों या अविषैले। कहा जाता है केवल हेमाड्राइड यानी कि किंग कोबरा इसका अपवाद है, और वो ये है कि वे इंसान से डरते हैं और उससे बचते हैं। वे इंसान पर हमला करने या काटने के लिए रास्ता नहीं बदलते, बल्कि किसी के पास आने की आहट मिलते ही नज़र से ओझल होने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो तभी काटते हैं जब वास्तव में उनके ऊपर पांव पड़ जाए या वो डर और आत्मरक्षा में काट सकते हैं। साथ ही यह जानना भी उपयोगी है कि सांपों के पास कान जैसे किसी अंग के माध्यम से सुनने की क्षमता नहीं होती। उनके सुनने की क्षमता उनके शरीर से कंपन महसूस करने में निहित होती है। इसलिए सपेरों की बीन, बांसुरी या फिर अन्य वाद्य यंत्रों से कोबरा मोहित होने की कहानियां केवल मिथक है। सपेरे का संगीत नहीं, बल्कि वो बीन बजाते समय उसके शरीर, खासकर सिर और हाथों की लयबद्ध झूमती हुई हरकतें ही कोबरा का ध्यान खींचती हैं। उसी लय के साथ तालमेल बिठाते हुए कोबरा एक ओर से दूसरी ओर हिलता डुलता दिखाई देता है। इन दिनों इस विषय पर सोचते हुए मुझे हैरानी होती है कि भारत में घूमते फिरते सपेरों को सांपों को फुसलाने और उनसे खेलने की अनुमति कैसे दी जाती है, खासकर तब जब ये काम इतनी लापरवाही से किया जाता है। जमीन पर रखे टोकरे का ढक्कन हटाते समय या बीन बजाते समय सांप को बाहर निकालते वक्त जरा सी भी चूक जानलेवा हो सकती है। हर तरह के सांपों में, चाहे वो विषैले हों या अविषैले, एक बात समान है कि वो बहुत तेजी से वार कर सकते हैं। सांप का हमला बिजली की गति से होता है और अक्सर इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कई बार सांपों के काटने का जहर और शरीर में फैलने के बीच का समय इतना कम होता है कि इलाज तक पहुंचने से पहले ही हालत बिगड़ जाती है।
विषैले और अविषैले दोनों तरह के सांपों को आमतौर पर गलत समझा जाता है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि हर सांप खतरनाक है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश सांप इंसान से बचते हैं और हमला तभी करते हैं जब उन्हें उकसाया जाए या फिर वो खुद को घिरा हुआ महसूस करें। सांप स्वभाव से आक्रामक नहीं होते। जब सांप को गुस्सा दिलाया जाता है या उसे बार बार छेड़ा जाता है तो वो डर और आत्मरक्षा में काट सकता है। इसलिए जंगलों में काम करने वालों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो सांपों के व्यवहार को समझें और अनावश्यक जोखिम ना लें। जहर की मात्रा भी हर काटने में अलग अलग होती है। कभी कभी सांप सूखा काटता है, यानी काटता तो है लेकिन जहर नहीं छोड़ता, लेकिन इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हर सांप के काटने को गंभीर मानना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। रसेल्स वाइपर और अन्य वाइपर प्रजातियां विशेष रूप से खतरनाक होती हैं क्योंकि वो अक्सर बिना चेतावनी दिए भी वार कर देती हैं। इनके दांत लंबे ज़्यादा होते हैं और जहर की मात्रा भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे सांपों के काटने पर देर करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए सांपों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़, चाहे वो सपेरों का तमाशा हो या शौकिया पकड़ने की कोशिश, बेहद खतरनाक है। समझदारी इसी में है कि सांप को उसका रास्ता दिया जाए और उसे परेशान न किया जाए। सांप और इंसान दोनों की सुरक्षा इसी में है। कई बार ऐसा होता है कि सांप का जहर शरीर में बहुत कम मात्रा में जाता है, इसलिए लक्षण तुरंत गंभीर नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है। कई मामलों में जहर धीरे धीरे असर करता है और समय के साथ हालत बिगड़ सकती है। इसीलिए सांप के काटने को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंसान के शरीर पर जहर का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि काटने की जगह कौन सी है, उस समय व्यक्ति की शारीरिक स्थिति क्या है और जहर कितनी मात्रा में ब्लड में पहुंचा है। कभी कभी काटने के कुछ घंटों तक कुछ खास नहीं लगता, लेकिन अचानक हालत खराब हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर घरेलू नुस्खों पर भरोसा कर लेते हैं, जैसे जड़ी बूटियां, झाड़ फूंक या काटे गए हिस्से को बांध देना। ये उपाय कई बार बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। सही इलाज केवल ट्रेन डॉक्टर या फिर उचित दवाओं से ही संभव है। यह भी देखा गया है कि सांप अक्सर तभी काटता है जब उसे उकसाया जाए या फिर वो खुद को फंसा हुआ महसूस करे। जंगल या खेतों में काम करते समय अचानक सांप पर पैर पड़ जाना या उसे बिना देखे छेड़ देना ऐसे हादसों की बहुत बड़ी वजह है। सांप कोई दुश्मन नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। अगर इंसान सावधानी रखे, जैसे रात में टॉर्च का इस्तेमाल, घास और झाड़ियों में हाथ ना डालना, जूते पहनकर चलना, तो ज्यादातर घटनाओं से बचा जा सकता है। निष्कर्ष फिर यही है, डर और अंधविश्वास की जगह जानकारी और समझ ज्यादा जरूरी है। सांपों को उनका रास्ता देना और काटने की स्थिति में तुरंत सही इलाज कराना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। एक बार मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने पाया कि मेरे घर के पास एक कोबरा ने अपना भोजन कर लिया था। उसने एक बड़ा सा चूहा निगल लिया था और अब हिलने डुलने की हालत में नहीं था। तभी एक काट रास्ते से गुजरा, जिससे सांप डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेट भरे होने की वजह से वो तेजी से नहीं जा सका। मैंने उसे पकड़ लिया और उसे एक बोरी में डाल दिया। बाद में मैंने देखा सांप ने खाना पचाने के दौरान अपने शरीर में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। सांपों का पाचन तंत्र बेहद शक्तिशाली होता है, लेकिन भारी भोजन के बाद वो सुस्त और असहाय हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब वो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। सांप के जीवन में भोजन का बड़ा महत्व है। कई बार पेट भर जाने के बाद सांप कई दिनों तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। इस दौरान वो बहुत कम हिलता डुलता है, सुरक्षित जगह पर छिपा रहता है। यही कारण है कि जंगल में कभी कभी ऐसा लगता है कि सांप अचानक गायब हो गए हैं, जबकि वास्तव में वो पाचन के दौरान एक ही जगह पर पड़े होते हैं। एक बार मैंने एक अजगर को देखा जिसने एक बकरी निगल ली थी। वो लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था, केवल सांस ले रहा था। अगर उस समय कोई शिकारी इंसान उस पर हमला कर देता तो वो अजगर खुद का बचाव भी नहीं कर पाता। सांपों की इस आदत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग ये मान लेते हैं कि सांप हमला करने के इरादे से पास में पड़ा है, जबकि असल में वो सिर्फ अपना भोजन पचा रहा होता है। निष्कर्ष यही है कि सांपों के व्यवहार को समझे बिना उनसे डरना या उन्हें मार देना गलत है। सांप भी प्रकृति के नियमों के अनुसार ही जीते हैं, खाना, आराम और सुरक्षा। अगर इंसान थोड़ी समझदारी और धैर्य दिखाए तो इंसान और सांप दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। इन अनुभवों के साथ मैंने समझा कि जंगल में जहर केवल मारने का साधन नहीं है, बल्कि जीवों के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। मैंने देखा कि जहर से जुड़ी कई बातें इंसानी कल्पनाओं और डर से पैदा हुई हैं,
ना कि वास्तविक अनुभव से। मैंने दक्षिण भारत में ये बात कई बार महसूस की है कि लोग सांपों के बारे में बेहद अतिरंजित कहानियां सुनाते हैं। असल में ज़्यादातर मामलों में सांप इंसान से बचने की पूरी कोशिश करता है। वो तभी काटता है जब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। एक बार मैं एक ऐसे इलाके में था जहां लोगों का मानना था कि वहां का हर सांप जहरीला है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि उनमें से कई पूरी तरह से बिना जहर के थे। डर और अज्ञानता के कारण लोग बिना वजह सांपों को मार देते थे। सांपों का व्यवहार मौसम, भोजन और आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। बारिश के दिनों में वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है। गर्मियों में ठंडी छायादार जगह ढूंढते हैं, जबकि सर्दियों में उनकी गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि अगर इंसान थोड़ी सावधानी और समझदारी से काम ले तो सांपों के साथ टकराव लगभग पूरी तरह से टाला जा सकता है। जंगल में चलते समय जमीन पर नजर रखिए, हाथ डालने से पहले देख लीजिए, रात में रोशनी का इस्तेमाल करिए। ये छोटी छोटी बातें आपकी जान बचा सकती हैं। सांपों को लेकर फैला डर ज़्यादातर बेबुनियाद है। वो जंगल के संतुलन का अहम हिस्सा है। उन्हें दुश्मन समझने के बजाय हम उन्हें समझने और उनका सम्मान करें, इस बात की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जानकारी से भरी हुई कहानी समाप्त हुई। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।